विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चलिए तो फाइनली 11th के बाहर आ चुके हैं हम लोग। ये 30 क्वेश्चन 11th के थे। आउट ऑफ 50 30 क्वेश्चन 11th। तो भैया 11th की वेटेज ज्यादा है। हाँ, तो कौन सी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए करेक्ट बात है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल, बिल्कुल नहीं। वर्क इज डन इन मूविंग ऑन अ चार्ज अलोंग द सरफेस, नो, वर्क डन जीरो होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल, यस, है ना? यही हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्जेस आर प्लेन पैरेलल टू ईच अदर। पॉइंट चार्ज की वजह से पैरेलल प्लेन तो नहीं होते, कंसेंट्रिक स्फीयर होते थे। पॉइंट चार्ज की वजह से कंसेंट्रिक स्फीयर बनते थे, ठीक है ना? तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलें आगे बढ़े। आई होप आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, डन डन डन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये चलिए, तो ये आ गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 32। चलिए देखिए क्या कहता है। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस? सबको पता है कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के, है ना? के टाइम्स अगर फुल्ली फिल्ड है, जैसा इसने बोला भी, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, और कोई ऑप्शन है जो कहीं इंक्रीजेस? रिमेन अनचेंज, नहीं। डिक्रीजेस, मतलब ही नहीं। कैपेसिटर बिकम्स कंप्लीटली डिस्चार्ज, ऐसा क्यों होगा? ठीक है, तो ऑप्शन सी इंक्रीजेस। अब आगे पढ़ लेते हैं। बिकॉज पोलराइजेशन रिड्यूसेस द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। कैपेसिटर में फील्ड कम हो जाती है, तो आप उसमें और चार्ज स्टोर कर सकते हैं, यानी उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज द मटेरियल फेल टू ओबे ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कीपिंग द वायर सेम, टेम्परेचर सेम। तो व्हेन द रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, तब मटेरियल फेल थोड़ी होगा। रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर फिक्स होगा तब तो ये काम करेगा ही करेगा, है ना? फेल की बात कर रहा है। व्हेन करंट वेरीज लीनियरली, ये लीनियर वेरिएशन ही तो ओम्स लॉ है। व्हेन द वोल्टेज करंट रिलेशन इज नॉन लीनियर, यस। जैसा अपने पास में होता है ना सेमीकंडक्टर्स के केस में, कि भाई नॉन लीनियरली, ये गैलियम आर्सेनाइड का केस है, नॉन लीनियर रिलेशन है। ठीक है, ओके, नॉन लीनियर रिलेशन, ये गैलियम आर्सेनाइड यहाँ फॉलो नहीं होता ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ फेल हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। 34 पे आ गए जी अब हम लोग। ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी? आपको याद है टाइम पीरियड का फॉर्मूला? 2 पाई m/क्यूबी। नहीं याद है बेटा, तो इसको याद जरूर रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? QB/2 पाई m। तो ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस किस पे कर रही है? फील्ड पे और मास पे। बाकी तो कुछ लेना देना नहीं है। चार्ज पे भी करती है, ठीक। तो पहला, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। देखना है कहीं स्पीड? नहीं है ना, नहीं डिपेंड करती। रेडियस पे डिपेंड करती है? मतलब ही नहीं है। इट इज डिपेंडेंट ऑन बोथ स्पीड एंड रेडियस, अभी तो दोनों पे काटा मारा। इट डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, अरे एक मिनट एक मिनट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ। भैया इसका स्पीड से और रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। यस, यही तो बोला हमने। देखा, गलती हो जाती है ना। तो ऑप्शन हमेशा पूरा ध्यान से पढ़ो भाई, हल्की सी नजर हटी और दुर्घटना घटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डी में क्या कहता है? इट डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। तो देखो भैया यहाँ उल्टा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस विद द फील्ड। ओके, तो हम लोग गलती करने से बच गए, क्योंकि डी ऑप्शन भी गलत आ रहा था हमारा। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी अगर फील्ड इंक्रीज करेगी। ठीक है, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन 35। टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट हैपेंस इफ द करंट्स इन द टू वायर्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन? बड़ा इजी है। अगर दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट होता है, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट होता है तो रिपेल करते हैं। ऑप्शन बी कहता है रिपेल, इसको तो काट दो, रिपेल तो नहीं करेंगे। द वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहले अट्रैक्ट करेंगे बाद में रिपेल, ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। नो फोर्स एक्ट ना, ऐसा तो नहीं होगा।
करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और दो करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक टू मैग्नेट्स। तो भैया या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, नो फोर्स, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन 36, आइए। ए बार मैग्नेट विद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m is placed in a uniform magnetic field B। ठीक है, तो which of the following statements is correct? पहली ऑप्शन तो क्या बनता है, मैग्नेट एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखो यूनिफॉर्म फील्ड है, तो बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा केस समझ लो ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, और मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है क्यू ई, और नेगेटिव पर कहाँ लगता है, फील्ड के अपोजिट, माइनस क्यू ई हो गया। तो टोटल फोर्स क्या बना, टोटल फोर्स जीरो होता था ना, तो ये तो इसमें भी सेम ट्रू रहेगा ना, मैग्नेटिक डाइपोल पर भी जीरो फोर्स लगेगा, तो ये बात तो हो गई गलत, नेट फोर्स नहीं लगेगा। बी, टॉर्क ऑन द मैग्नेट इज जीरो फॉर ऑल ओरिएंटेशन, ऐसा थोड़ी होता है, टॉर्क एंगल पे डिपेंड करता है ना। मैं दोनों दिखाता हूँ, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होता था पी ई साइन थीटा, और अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल के लिए बोले तो डाइपोल मोमेंट भी मैग्नेट की, फील्ड भी मैग्नेट वाली, और एंगल डाइपोल और फील्ड के बीच का, तो एंगल पे डिपेंड करता है ना यहाँ पर भी, तो फॉर ऑल ओरिएंटेशन जीरो नहीं होगा। अच्छा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम व्हेन m इज पैरेलल टू b। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ एक बार, चलिए। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, अगेन मैं पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बताता हूँ, माइनस पीई कॉस थीटा होता था, याद है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए क्या होगा, माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन इट इज पैरेलल टू फील्ड। देखो अगर पैरेलल टू फील्ड तो थीटा जीरो रखें, थीटा जीरो करेंगे तो यू क्या आएगा, माइनस एम बी। ये कहाँ का मैक्सिमम है, ये तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है ना एनर्जी की, तो ये तो स्टेबल केस हुआ, मिनिमम एनर्जी, तो ये भी गलत है। ये मिनिमम एनर्जी है ना कि मैक्सिमम, मिनिमम एनर्जी मोस्ट स्टेबल केस। टॉर्क इज गिवन बाय एम क्रॉस बी, अच्छा वेक्टर लगाना भूल गए हैं, टॉर्क इज गिवन बाय एम क्रॉस बी, तो यस, मैंने अमाउंट में लिखा है एम बी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या बन जाएगा, एम क्रॉस बी, तो दैट इज द राइट आंसर। चलिए 37, which of the following statements correctly describes the magnetic susceptibility of the different magnetic materials? ससेप्टिबिलिटी यानी कौन कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, जो ज्यादा होगा उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा, जो कम होगा उसकी ससेप्टिबिलिटी कम। ससेप्टिबिलिटी बोले तो सेंसिटिविटी समझ सकते हो आप। पहला, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव वेरी लार्ज पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, ऑफ कोर्स। हम जब भी मैग्नेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं आयरन के ऊपर तार लपेट के मैग्नेट बनाएंगे, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे। आयरन इज हाईली फेरोमैग्नेटिक, स्ट्रांगली ससेप्टिबल, पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। वैसे स्टील हम लोग ज्यादातर यूज कर सकते हैं अगर आप परमानेंट मैग्नेट चाह रहे हो, आयरन टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में। ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स हैव द सेम ससेप्टिबिलिटी, ऐसा थोड़ी होता है। ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं तो भाई अलग है, तो ससेप्टिबिलिटी भी क्या होगी, अलग होगी। ऑप्शन सी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैव नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी, नो, डायामैग्नेट्स में होता है ऐसा, जो फील्ड से वीकली रिपेल हो जाए, तो ये भी गलत हो गया। डायामैग्नेट हैव लार्ज पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, अरे नहीं नहीं, इनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, इनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, जीरो और माइनस वन के बीच में। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ए ही फाइनल था। आगे बढ़े, क्वेश्चन 38, चलिए। बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर, तो डायग्राम बना लेते हैं इसका, कहाँ बना है, चलिए यहाँ बनाते हैं। अ बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज किसके साथ, विद अ कैपेसिटर, and then connected to, one time it is connected to a DC supply, ठीक है, so I'm showing a cell for DC supply, and other time it is connected to a battery, sorry, DC supply ही तो होता है बैटरी, other time it is connected with AC supply, okay, AC supply। ठीक है, अब आपसे क्या कहता है, which observation is correct, the bulb glows continuously with both। तो देखो कैपेसिटर की एक खास बात अगर आपको याद हो, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, ये स्टेटमेंट याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो लॉजिकली समझो। जैसे ही करंट इस बैटरी से पास होके इधर जाएगा, एक बार तो करंट जाएगा ही जाएगा, नो इश्यू,
लेकिन करंट जैसे ही जाएगा तो क्या कैपेसिटर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ और नेगेटिव यहाँ? बिल्कुल आएगा। तो अगर ये कैपेसिटर चार्ज हो गया तो जितनी वोल्टेज बैटरी की है उतनी ही वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो फिर ये बैटरी को करंट पास कराने देगा? नहीं कराने देगा। और आइडियली बात करें तो ये काम होने में कैपेसिटर को सेकंड से भी, सेकंड तो ज्यादा ही कह रहा हूं मैं, मिली सेकंड से भी बहुत कम टाइम लगता है। इट चार्जेस इंस्टेंटली। तो अगर तुरंत चार्ज हो गया, बैटरी से लड़ने लगेगा तो करंट को जाने नहीं देगा। इसी बात को ऐसे बोला जाता है कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। तो यानी एक बार बल्ब जलेगा बस, फिर नहीं जलेगा। तो अगर ये कह रहा है कंटिन्यूअसली विद बोथ, तो नो, बल्ब डज नॉट ग्लो विद इधर डीसी और एसी सप्लाई। ग्लो तो करता ही है। अच्छा, सी ऑप्शन, बल्ब ग्लोज कंटिन्यूअसली विद डीसी बट नॉट एसी। डीसी के साथ मतलब ही नहीं। बल्ब ग्लोज मोमेंटेरिली विद डीसी, यस, एक बार के लिए तो जलेगा, बट ग्लोज कंटिन्यूअसली विद एसी। हाँ, एसी के केस में कैपेसिटर के अंदर जो अपोज होता है रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो होता है 1/C ओमेगा। हाइयर द फ्रीक्वेंसी लेसर द अपोज। तो अगर करंट जल्दी जल्दी बदलेगा तो अपोज वो नहीं करेगा करंट को। करंट अलाउड रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, बट द बल्ब विल ग्लो, क्योंकि बल्ब को करंट की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। एलईडी होता तो आंसर में चेंज आता, ध्यान देना। ये बल्ब है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन